हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में बात करेंगे। इनकी नगर नियोजन प्रणाली जो है वो आज के शहर की तुलना में भी बहुत अधिक सुव्यवस्थित थी। इसलिए हम देखते हैं कि ये आखिर इसका ऐसा क्या था इस नगर नियोजन में जिसको लेकर ये आज भी चर्चा का विषय बना हुआ रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन व्यवस्था थी वो आज के शहर की तुलना में बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित था। इसका सड़क जो है वो संपूर्ण प्रकार से थी। नाले की व्यवस्था जो था, घर का नाली जाके गली नाली में जाके मिलना, उसके बाद गली का नाली मुख्य नाली में जाके मिलना, और उसके बाद नाली के साफ़ सफाई करने के लिए भी बहुत जगह व्यवस्थित किया जाना, यानी साफ़ सुथरा नाली का भी व्यवस्था किया जाना। ये सब क्या था, इसके नगर नियोजन में हिस्सा था। और यह भी देखेंगे कि जितना भी नगर मिला है वहाँ प्रत्येक घर में कुआं की व्यवस्था की गई है। और आज के शहर की बात किया जाए तो आज के बहुत से शहर में भी ऐसा व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सा शहर ऐसा होता है जहाँ नाली के सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी सड़क पे बहती रहती है। अभी भी बराबर आप न्यूज़ में देखते होंगे कि किसी शहर का पानी क्या है कि सड़क पे ही बह रही है, सड़क टूटा हुआ है। तो इसका कारण यही होता है कि उसका नगर सुव्यवस्थित नहीं होता है। आप जिस जगह मकान बनाते हैं उसको सुव्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, ना ही सड़क सुव्यवस्थित होता है ना ही नाली। इसलिए क्या होता है कि सड़क भी टूट जाती है और नाली से भी पानी सड़क पे बहना शुरू कर दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो बहुत पुरानी सभ्यता है उससे हमें क्या सीखना चाहिए, ताकि क्या हो कि हम भी अपने नगर को सुव्यवस्थित कर सकें। इसके साथ ही आपको ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा कि जैसे स्टेट पीसीएस में बराबर क्वेश्चन आते रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें क्या सीखना चाहिए, या सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन व्यवस्था सुव्यवस्थित है कैसे। या इस प्रकार दिया जाता है कि सिंधु घाटी के नगर नियोजन व्यवस्था से आज के शहर को क्या सीख लेनी चाहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में भी कुछ साल पहले तक मिलता रहा है। नगर नियोजन की बात किया जाए तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, ये महत्वपूर्ण विशेषता है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो नगर नियोजन प्रणाली है। अब नगर नियोजन प्रणाली में देखते हैं, नगर जो है वो प्रायः दो भागों में विभाजित था, दो भागों में विभाजित। यानी जिसको हम पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर कहते हैं। तो नगर प्रायः दो, सभी जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता में नगर मिला है वो प्रायः दो भागों में विभाजित मिला है। धौलावीरा, धौलावीरा एक जगह है। धौलावीरा में क्या है कि नगर तीन भागों में विभाजित था, नगर तीन भागों में धौलावीरा नगर में क्या था कि नगर जो तीन भागों में विभाजित था। उसके बाद लोथल, बनावली, लोथल और बनावली में नगर का विभाजन नहीं, नगर विभाजन तो नगर जितना भी नगर सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है वो दो भागों में विभाजित था। और धौलावीरा की बात किया जाए तो धौलावीरा में नगर तीन भागों में विभाजित था। और लोथल बनावली की बात किया जाए तो लोथल और बनावली में नगर का विभाजन नहीं था। उसके बाद हम बात करते हैं कि नगर जो था दो भागों की बात किया जाए तो ये पश्चिमी भाग
इसमें पश्चिमी भाग की बात जैसे ही की जाती है तो पश्चिमी भाग जो है ये अपेक्षाकृत ऊंचा था पूर्वी भाग की तुलना में, अपेक्षाकृत ऊंचा था। दुर्ग का निर्माण इसी में किया गया था। दुर्ग यानी चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग का निर्माण किया गया है। दुर्ग का निर्माण भी जो पश्चिमी भाग है उसमें दुर्ग का निर्माण किया गया था। उसके बाद जितना भी आपको बड़ा बड़ा सा स्थापत्य जो नगर नियोजन का स्थापत्य है वो पश्चिमी भाग में ही मिला है, जैसे स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया, सभा भवन हो गया, ये सब पश्चिमी दुर्ग में दिखाई पड़ेगा। ये पश्चिमी भाग जो था वो पूर्वी भाग की तुलना में अपेक्षाकृत ऊंचा था। दुर्ग का निर्माण इसी भाग में किया गया था। और स्नानागार की बात किया जाए, अन्नागार की बात किया जाए, सभा भवन की बात किया जाए, ये सब पश्चिमी भाग में ही मिला है। बड़ा बड़ा जी इमारत जितना भी है वो पश्चिमी भाग में मिला है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ शायद जो है वो शासक वर्ग का निवास होगा। यहाँ शायद पूर्ण रूपेण हम नहीं कह सकते हैं, शासक वर्ग का निवास होगा। इस सबसे अनुमान लगाया जाता है कि दुर्ग जो था वो ऊंचा था। दुर्ग का निर्माण, उसके बाद स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, और इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ शायद शासक वर्ग निवास करते होंगे, क्योंकि शासक वर्ग ही इस प्रकार के, जैसे स्नानागार की बात किया जाए तो स्नानागार भी सुव्यवस्थित था। यानी स्नानागार के दोनों तरफ सीढ़ी बनी हुई थी और सीढ़ी के बगल में कमरा बना हुआ था कपड़ा बदलने के लिए। उसके बाद उसके बाहर कुआं का व्यवस्था किया गया था, जिससे क्या किया जाता था कि पानी निकालकर स्नानागार में डाला जाता था। तो ये स्नानागार की विशेषता जो है वो पश्चिमी भाग में मिला है और इससे पता लगाया जाता है कि शायद ये क्या है, ये शासक वर्ग का निवास रहता होगा। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं वो इस प्रकार की विशेषता नहीं कर पाते हैं। और अभी भी देखते हैं जिस प्रकार हम स्विमिंग पूल की बात किया जाए तो स्विमिंग पूल के तरह ही समझ लीजिए ये स्नानागार था, और वो भी आज अमीर तबके के लोग ही इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर आगे बात करेंगे कि अमरी और कोटदीजी, यहाँ से क्या था कि यहाँ से किले का साक्ष्य नहीं मिला है। किले का साक्ष्य नहीं मिला है। अमरी और कोटदीजी से किले का साक्ष्य नहीं मिला है। और कालीबंगा की बात किया जाए, कालीबंगा में जो था ये दुर्ग का आंतरिक विभाजन था, आंतरिक विभाजन। अमरी और कोटदीजी ये दोनों पाकिस्तान में पड़ता है, इसमें किले का साक्ष्य नहीं मिला है। और कालीबंगा की बात किया जाए तो कालीबंगा में जो दुर्ग था उसका दुर्ग का भी आंतरिक विभाजन किया हुआ था, यानी दुर्ग के अंदर जितना भी इमारत बने हुए थे उसका भी विभाजन देखने को मिलता है। इससे पता लगाया जाता है कि वहाँ भी दुर्ग के अंदर भी यानी शासक वर्ग में भी विभाजन था, यानी अलग अलग वर्ग के लोग रहते थे। अब हम पूर्वी भाग की बात करते हैं। पूर्वी भाग जो था ये पश्चिमी भाग का जो क्षेत्रफल था का क्षेत्रफल से अधिक था, क्षेत्रफल से अधिक इसका क्षेत्रफल था। यानी इससे पता लगाया जाता है कि पूर्वी भाग में अधिक लोग रहते थे, यानी
बहुत सारे जनसंख्याओं का निवास पूर्वी भाग में था। उसके बाद भाग में ही क्या मिला है कि ये पूर्वी भाग में ही नियोजित मकान का साक्ष्य मिला है। नियोजित और प्लस श्रृंखलाबद्ध मकान का साक्ष्य मिला है। इसकी विशेषता देखते हैं हम। विशेषता की बात करें, इसका पूर्वी भाग की विशेषता की बात किया जाए तो पक्की ईंटों का प्रयोग, यहाँ का मकान जो बना हुआ था, ऐसे सभी मकान, अधिकतर जगह का मकान जो है वो पक्की ईंटों से बनाया गया था। पक्की ईंटों का प्रयोग, उसके बाद दरवाज़ा जो था, दरवाज़ा का गली के सड़क, गली के जो मेन सड़क नहीं, गली के सड़क की तरफ खुलना। यहाँ का जितना भी दरवाज़ा था वो मेन सड़क पे नहीं खुला हुआ था और गली के तरफ भी इसका दरवाज़ा खुलता था। प्रत्येक घर में नाली था। प्रत्येक घर में नाली की व्यवस्था की गई थी। अगली विशेषता की बात किया जाए तो अलंकरण का अभाव था। अलंकरण मतलब कि साज सज्जा जो होता है, अलंकरण का अभाव, यानी यहाँ के लोग उपयोगितावादी थे, यानी जिस चीज़ का उपयोग हो उसी चीज़ को हम रखें, यानी मकान को सजा के नहीं रखते थे, उसका जो उपयोग होना चाहिए, जो नेचुरली उपयोग होना चाहिए, उतना ही व्यवस्था यहाँ किया गया था। जैसे अभी हम मकान बनाते हैं तो विभिन्न प्रकार का उसमें डिजाइनिंग करते हैं और बहुत अच्छी तरह से उसको सुव्यवस्थित करने के लिए अलग अलग प्रकार का मकान बनाया जाता है ताकि हमारा मकान देखने में अच्छा लगे। लेकिन उस समय जितना भी मकान बनाया गया था वो सब उपयोगितावादी पे आधारित था, यानी उसका जो उपयोग हो उसी प्रकार उसका मकान बनाया गया था। साज सज्जा की उसमें कोई भी विशेषता नहीं थी। शहर चेस बोर्ड पैटर्न पर आधारित। आप चेस खेले होंगे, इस प्रकार आधारित था, यानी बीच से सड़क गुजरना, उसके दोनों तरफ मकान बने हुए ना। तो शहर जो था वो चेस बोर्ड की तरह, आप कभी आप नेट पे जाकर सर्च मार कर देख सकते हैं तो बिल्कुल इसी तरह मिलेगा। इसी तरह बनाया हुआ उसका मकान था, बीच से सड़क गुजरना, दोनों तरफ से भी सड़क गुजरना और ये चारों तरफ मकान होना। इस प्रकार शहर क्या था, चेस बोर्ड पैटर्न पर आधारित था। सड़क जितना भी था, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हर घर में कुआं की व्यवस्था। जितना भी घर मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, अधिकतर घर में क्या था, कुएं की व्यवस्था थी। जल निकासी की
जल निकासी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जल निकासी की व्यवस्था, जल निकासी की बात किया जाए तो इसमें था कि घर का जो नाली था, घर का नाली वो गली के नाली में जाके मिलता था। गली के नाली में, और गली का नाली जो था वो गली के नाली से मुख्य नाली में जाके मिलता था। जो बड़ा सा नाली था मुख्य नाली में जाके वो मिल जाता था। तो इस प्रकार जल निकासी की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अभी भी बहुत सारे शहर में इस प्रकार की विशेषता नहीं देखने को मिलती है कि घर में नाली की व्यवस्था हो, गली में नाली की व्यवस्था हो। यहाँ तो नाली रहता भी है तो नाली से पानी नहीं, सड़क से ही पानी जाती है। और तो साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया था, साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया था। साफ सफाई में जैसे बात करते हैं कि नाले को ढकना, नाले को ढका हुआ पाया गया है, यानी नाले को ढकना चाहिए। अभी बहुत सारे नाला आप ऐसा देखेंगे, अब तो धीरे धीरे उसको सुधार किया जाने लगा है, लेकिन अभी भी शहर में बहुत सारे नाला क्या होता है, खुले हुए मिलेगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ये विशेषता थी कि सभी नाले पर ढकना दिया हुआ रहता था, ताकि उसमें कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं गिर पाए। क्योंकि अगर नाले में अगर बच्चा गिर जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित रहती है लगभग। और हमारे देश में बहुत सारे दुर्घटना नाली के कारण ही होता है। सड़क का उपयोग ज़्यादा करके हम बात किया जाए तो आप सब्जेक्टिव में भी कर सकते हैं। आप स्टेट पीसीएस की तैयारी अगर करते होंगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आता है। और हर एक एग्जामिनर जितना भी होता है उसका फेवरेट टॉपिक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, और बराबर इससे क्वेश्चन आते रहता है। तो इस प्रकार आपको बोला जा सकता है सिंधु घाटी के नगर नियोजन के बारे में लिखे, तो इसे भी लिख सकते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन हम बताए कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन से हमें क्या सीखना चाहिए, तो ये सब आप लिख सकते हैं कि अलंकरण का अभाव था, यानी उपयोगितावादी को दर्शाया गया था। यानी अभी भी सड़क में क्या होना चाहिए, या शहर में उपयोगितावादी को दर्शाना चाहिए, जिसका उपयोग होना चाहिए उसी चीज़ को बनाया जाना चाहिए। लेकिन अभी शहर में साजो सामान की व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सड़क और नाले की सही सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं होने के कारण क्या होता है कि शहर में प्रायः गंदगी देखने को मिलता है। तो गंदगी का भी हम लोग को सीख लेना चाहिए कि जल निकासी की जो व्यवस्था थी यहाँ, वो घर का नाली जो था वो गली के नाली में मिलना और उसके बाद मुख्य नाली में जाके मिलना। नाली तो अभी भी बन जाती है, लेकिन साफ़ सफाई का ध्यान उसका नहीं रखा जाता है। तो साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्ति से सीखना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक प्रथाएं। धार्मिक प्रथाएं, धार्मिक प्रथाएं यहाँ के लोग क्या क्या, कौन से धर्म को पालन करते थे या किस चीज़ की पूजा करते थे, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक देखा गया है कि मातृ देवी, मातृ देवी ये जो है कि एक स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। निकलते हुए दिखाया गया है। ये हड़प्पा से मिला था। हड़प्पा में एक मातृ देवी जिसको कहा जाता है, इतिहास में एक स्त्री है, उसके गर्भ से
पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है और विद्वानों का मानना है कि ये मातृ देवी है और शायद इसी का पूजा लोग करते थे। उसके बाद एक पुरुष देवता है, पुरुष देवता। इसकी कोई कुछ विशेषता है, जैसे कि ध्यान मुद्रा में, ये ध्यान मुद्रा में है। उसके बाद पद्मासन लगाए हुए हैं, पद्मासन लगाए हुए हैं। इसके चारों ओर जो है एक हाथी है, एक बाघ है और एक गैड़ा है। चारों ओर देखने को मिलेगा एक हाथी, एक बाघ और एक गैड़ा। उसके बाद नीचे की बात किया जाए तो नीचे में एक भैंसा है। अब बैल भी सांड भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि कहा नहीं जा सकता ये भैंसा है या सांड है, तो सांड भी आप लिख ले। और पाँव जो है, पाँव पर हिरन, 2 हिरन है। ऐसा क्वेश्चन रह सकता है कि जो पुरुष देवता था, पुरुष देवता में एक और विशेषता हम नहीं लिखे, इनके 3 सींग थे, 3 सींग हैं। नीचे ले सकते हैं, 3 सींग वाले देवता है ना, वाले देवता। इसलिए पुरुष देवता का विशेषता है कि 3 सींग है, ध्यान मुद्रा में है और पद्मासन लगाए हुए हैं। इनके चारों तरफ की बात किया जाए तो एक हाथी बना हुआ है, एक गैड़ा बना हुआ है और एक बाघ बना हुआ है। नीचे में बात किया जाए तो नीचे में एक भैंसा है, भैंसा ये सांड हो सकता है। और पाँव की बात किया जाए तो पाँव के पास 2 हिरन का चित्र बना हुआ है। तो इसे जो विद्वान है, कुछ विद्वानों का नाम मानना है कि ये पशुपति महादेव है, पशुपति महादेव हैं, जिसका पूजा आज भी लोग करते हैं। ये जो पुरुष देवता है ये मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से। मातृ देवी हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से पुरुष देवता मिला है और इसे पशुपति महादेव कहते हैं। और बात किया जाए तो लिंग पूजा का भी साक्ष्य मिला है, यानी आज जो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, लिंग पूजा का भी साक्ष्य उस समय मिला है। इसके आगे देखते हैं हम, मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह आप देखते होंगे कि अधिकतर हिंदू धर्म में क्या होता है कि इस प्रकार बनाया जाता है। इस प्रकार जो बनाया जाता है यही स्वास्तिक चिन्ह है। इसका भी निशान जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। इससे पता लगाया जाता है कि सूर्य पूजा, यहाँ सूर्य पूजा होता होगा। स्वास्तिक चिन्ह के आधार पर ही बताया जाता है कि यहाँ सूर्य की पूजा की जाती होगी। उसके बाद मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिला है, ऐसा भी दोनों का मानना है कि ये जल पूजा का साक्ष्य है और आदमी पूजा करने के लिए ही क्या है, स्नानागार का निर्माण कराए होंगे। तो जल पूजा के साक्ष्य के रूप में इसे देखते हैं स्नानागार को। ये मोहनजोदड़ो से मिला है।
तो स्वास्तिक चिन्ह से क्या पता लगाया जाता है कि यहाँ सूर्य की पूजा होती होगी, और उसके बाद स्नानागार से पता लगाया जाता है कि यहाँ जल पूजा भी होती होगी, लोग जल देवता की पूजा करते होंगे। क्योंकि जितना भी पुराना धर्म है उसमें क्या है कि देवताओं की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक है, क्योंकि जो भी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है भगवान के ऊपर छोड़ देता है कि भगवान ही ऐसा किए होंगे। तो इसलिए हिंदू धर्म में बहुत सारे देवता हैं, वायु देवता, जल देवता, वर्षा का देवता। तो ये जितना भी जो भी उस समय व्यक्ति को समझ में नहीं आता था उसको देवताओं का रूप दे दिया। तो अभी भी चल रहा है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की बात किया जाए तो हिंदू धर्म में क्या है, बहुत सारे देवता हैं। लेकिन जितना भी मॉडर्न धर्म है, यानी जो बाद का धर्म है, जैसे मुस्लिम धर्म की बात किया जाए तो उसमें एकेश्वरवाद है, यानी एक ही देवता को माना जाता है। उसके बाद सिख धर्म की बात किया जाए तो ये सब में भी क्या है, सिख धर्म में भी एक ही देवता की पूजा की जाती है। लेकिन जैसे ही जितना भी पुराना धर्म में है, जैसे मिस्र की सभ्यता की बात किया जाए तो मिस्र की सभ्यता में जैसे मातृ देवी की यहाँ पूजा की जाती थी, उसी प्रकार वहाँ एक देवी आइसिस देवी की पूजा वहाँ की जाती थी। और आइसिस देवी जो है वो नील नदी की देवी को कहा जाता था आइसिस देवी। जैसे हम देखेंगे वैदिक युग जैसे ही आएगा उस समय क्या होगा, बहुत सारे देवताओं का निर्माण हो चुका होगा। तो उस समय जो आदमी को समझ में नहीं आता, समझ से परे होता था, उसको देवताओं का रूप दे देता था। यहाँ के लोग ताबीज़ धारण करते थे, ताबीज़ आज भी लोग पहनते हैं, धारण करते थे। इससे पता लगाया जाता है कि ये भूत प्रेत को मानते थे, भूत प्रेत को ये लोग मानते थे, यानी भूत प्रेत से बचने के लिए ताबीज़ पहनते थे। आज भी लोग, बहुत सारे लोग पहनते हैं भूत प्रेत से बचने के लिए ताबीज़ को। यहाँ से मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी नगर से मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। वृक्ष देवता की बात किया जाए तो वृक्ष पर भी एक देवता को दर्शाया गया है। देवता का चित्र, यानी वृक्ष बना हुआ है, उसके ऊपर आदमी का चित्र उस पर बना हुआ है। इससे विद्वान पता लगाते हैं कि उस समय जो लोग थे वो जितना भी वृक्ष देवता की पूजा भी एक मनुष्य के रूप में, जिस प्रकार हिंदू धर्म की बात किया जाए तो हिंदू धर्म में जितना भी देवता है वो बिल्कुल मनुष्य के आकार का ही देवता है, यानी जिस प्रकार का मनुष्य है उसी प्रकार देवता का भी निर्माण किया जाता है, मूर्ति हो या चित्र हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसा देखा गया है कि देवता का जो चित्र है वो वृक्ष पर बना हुआ है, वो बिल्कुल एक मानव की तरह है। एक श्रृंगी पशु, पशु की भी पूजा की जाती थी। एक श्रृंगी जो पशु था वो क्या था, गैड़ा था या कौन सा पशु था, वो पशु की भी पूजा उस समय के लोग करते थे। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप ये बताइए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म था वो आज के हिंदू धर्म से कितना मिला जुला हुआ रूप है। तो इसमें हम आप लिख सकते हैं कि सूर्य पूजा उस समय भी होती थी, इस समय भी होती है। उसका प्रमाण है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह का उस समय भी प्रयोग होता था और आज भी प्रयोग होता है। स्नानागार के जल पूजा की बात किया जाए तो अभी भी जल पूजा होता है और पुराने समय में भी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में भी होता था। ताबीज़ धारण करने की बात किया जाए, भूत प्रेत के लोग आज भी लोग मानते हैं और पहले भी मानते थे। मंदिर का साक्ष्य सिर्फ नहीं है और इसका चर्चा नहीं करना क्योंकि समानता की बात हो रही है। वृक्ष देवता की पूजा अभी भी करते हैं, अभी भी वट सावित्री किया जाता है। बहुत सारा देवता जो है वो वृक्ष के रूप में पूजा की जाती है। पीपल की बात किया जाए, नीम की बात की जाए
तो वृक्ष देवता की पूजा आज भी होती है। उसके बाद एक श्रृंगी पशु की पूजा, तो उस समय एक श्रृंगी पशु था, लेकिन आज भी हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा की जाती है। तो ये जितना भी पूजा है वो हम सिंधु घाटी सभ्यता में भी बहुत सारे वैसा साक्ष्य मिल जाता है। इसलिए हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म का अर्थ होता है कि बहुत पुराना धर्म। तो हिंदू धर्म को बहुत पुराना इसलिए माना जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म का पालन किया जाता था वो अभी भी पालन कर रहे हैं। और जितना भी सभ्यता है, और मिस्र की सभ्यता बात किया जाए, मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात की जाए, तो ये सब सभ्यता समय के साथ मिट गई, लेकिन हमारी सभ्यता नहीं मिटी है। इसी में एक का कथन है कि मिस्र ग्रीक सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात ऐसी है हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसी प्रकार का जो कथन है इकबाल साहब का, वो इसी से लिया गया है, क्योंकि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का जो साक्ष्य है वो अभी भी हमारे धर्म में देखने को मिलेगा। तो जितना भी उस समय का जितना भी सभ्यता था वो सब नष्ट हो गए, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलन आज भी हमारे समाज में देखने को मिलेगा। वो मिट्टी की बर्तन की बात किया जाए या स्वास्तिक चिन्ह की बात किया जाए, वो अभी भी हमारे समाज में देखने को मिलता है। इससे हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म है। हम किसी धर्म का बुराई या अच्छाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हिंदू धर्म, ऐसे हिंदू धर्म की बात किया जाए तो हिंदू धर्म में आगे हम चर्चा करेंगे वैदिक युग में कि हिंदू धर्म का विकास कैसे हुआ। जिसको हम हिंदू धर्म कह रहे हैं असल में वो सनातन धर्म है। और हिंदू जो नाम दिया गया है वो दूसरे के द्वारा दिया गया है। अफ़गानिस्तान उधर के जितना भी व्यक्ति थे वो स्व को हो बोलते थे, वो स्व बोल नहीं सकते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, और सिंधु के पार के जितना भी रहने वाले थे उसको, सिंधु के पार के स्थान को हिंदुस्तान कहा, और हिंदुस्तान में रहने वाले आदमी को वो लोग हिंदू कहा है। अभी भी हम उर्दू भाषा की बात किया जाए या फारसी भाषा की बात किया जाए, उसमें जो भारत की बात किया जाए, भारत वहाँ उसमें नहीं लिखा जाता है, उसमें हिंदुस्तान ही लिखा जाता है। कुछ समय हम पहले जो बिहार या कोई राज्य में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उसमें एक नेता का डिमांड था कि हम उर्दू में ही क्या करें, शपथ ले। तो उस समय शपथ लेते वक्त क्या भारत की चर्चा की बात किया जाए तो भारत के संविधान का हम शपथ लेते हैं, तो उसमें लिखा हुआ था हिंदुस्तान के संविधान का हम शपथ लेते हैं, जिसमें वो नाराज़ हो गए। और उनको बताया गया कि आप जिस भाषा के बारे में बात करते हैं वहाँ भारत के बारे में लिखा जाता है, भारत का दूसरा नाम वहाँ उसमें हिंदू दिया जाता है, लेकिन हमारे संविधान में भारत और इंडिया शब्द का ही प्रयोग किया गया है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। तो दोस्तों आज इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, उतना वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो आज के इतना ही। अगले सेशन में हम सिंधु घाटी सभ्यता के मापतौल उसके बाद की जो लिपि थी, लिपि के बारे में देखेंगे, और लिपि के बाद हम लोग पतन के बारे में बात करेंगे, आखिर इसका पतन कैसे हुआ था। तो ये तीनों की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को देखते रहिए और दूसरे को भी ये लाभ पहुंचाते रहिए। धन्यवाद।